Hello students, welcome to Ethic IAS YouTube channel, one of the most prominent institute for UPSC and state PCS examination. This is daily news analysis program और आज के इस वीडियो में हम 28 अगस्त को जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा इंडिया वोट अगेंस्ट रशिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड कम्स अंडर पेपर 2। नेक्स्ट टॉपिक इज गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट आई है जो कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थगंगा। ये भी हमारा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 में आता है। और आज का आखिरी टॉपिक नेशनल कैंसर ग्रिड, ये भी जीएस पेपर 3 का हिस्सा है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। राइट, बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एथिक IAS यूट्यूब चैनल और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। द हिंदू में ये न्यूज़ पब्लिक हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत दिनों से चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, रशिया अग्रेसिव हो गया था, बहुत सारे नुकसान हुए लोगों को। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इन चीज़ों को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पर एक वोटिंग हुई थी, बताया गया था कि रशिया के अगेंस्ट में एक वोट डालना था कि क्या जेलेंस्की को, जो कि भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इनको रशिया के अगेंस्ट कुछ बोलना था, वो बोल सकते हैं कि नहीं इस काउंसिल में, उसके लिए वोटिंग होनी थी। तो यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया पहली बार रशिया के अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया, जो कि प्रोसीजरल वोट था। तो आइए देख लेते हैं क्या हाईलाइट्स हैं इस यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया देयर वाज अ प्रोसीजरल वोट जहाँ पर UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, मतलब 15 देश हैं। तो 13 लोगों ने फेवर में वोट किया। किसके फेवर में? जेलेंस्की के फेवर में वोट किया ताकि वो रशिया के अगेंस्ट में वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। रशिया, ऑब्वियस सी बात है, रशिया इसको अपोज ही करेगा और चाइना यहाँ पर अनडिसाइडेड रहा, मतलब चाइना इसको इग्नोर किया, चाइना ने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन किया, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर्स पास किए गए थे जहाँ पर UN या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो रशिया के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। और इंडिया के साथ 60 और ऐसे देश हैं जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया रशिया के फेवर में। राइट, अब एंटी रशियन स्टेटमेंट जो कि यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, 58 यूनाइटेड नेशन के देशों ने सपोर्ट किया। अब टोटल अगर देश की बात करें, अगर ऐसे बात करें, 193 मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर 58 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, ताकि रशिया के अगेंस्ट में या फिर जेलेंस्की को मौका दिया जा रहा था कि ताकि वो यहाँ पर आके अपने आप को प्रेजेंट करें। तो उस स्टेटमेंट में 58 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। कितने में से? टोटल 193 मेंबर्स थे और इंडिया इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं था। राइट, हम बात करें इंडिया का स्टैंड रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के में क्या रहा, तो इंडिया ने कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। जो भी एग्रेशन दिखाया है रशिया ने यूक्रेन अगेंस्ट में, तो इंडिया ने इसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और उसने बल्कि बताया, रशिया और यूक्रेन को दोनों को उन्होंने समझाया, दोनों साइड उन्होंने फ़ोन कॉल्स किए, कनेक्शन किए कि जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो भी क्राइसिस आ रहा है, इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाए। डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब कि जो भी यहाँ पर देखें आपकी वॉर टाइप का सिचुएशन हो गया था, इवन वॉर हुआ भी था, तो डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों आपस में बातचीत करके अच्छे संबंध बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इसके लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, इंडिया ने बहुत ट्राई किया, रशिया में भी यूक्रेन में भी दोनों साइड वो कनेक्शन करने की कोशिश करता रहा। अब हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी बनाने का काम करता है। और यहाँ पर टोटल 15 मेंबर है और हर मेंबर के पास एक वोट देने का अधिकार है। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़। हम बढ़ते अपने अगले न्यूज़ की तरफ जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है और यहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशन का एक रिपोर्ट आया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर आपको डेटा अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग मिल सकते हैं, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर समझना कि ये नेट ज़ीरो रिपोर्ट क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है या फिर यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ये बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इंडिया को ज़ीरो नेट एमिशन पहुँचना है 2070 तक, 2070 एक टारगेट ईयर है, 2070 तक अगर इंडिया को नेट ज़ीरो एमिशन पहुँचना है तो जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा वो $10 ट्रिलियन, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी अगर नेट ज़ीरो एमिशन इंडिया को पहुँचना है। राइट, अब हम देखते हैं कि हाईलाइट्स क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया 2070 तक अगर इंडिया नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुँच जाता है तो ये हमारे कंट्री में 4.7% का GDP बूस्ट 2030 तक दे देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 2070 तक पहुंचने के लिए, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस टारगेट को पहुंचने के लिए या फिर अगर हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं या फिर इसके पहुंचने की वजह से इंडिया के GDP में 4.7% का इजाफा आएगा 2036 तक और 2047 तक 15 मिलियन नए जॉब्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 2030 तक इंडिया अपने एमिशन के टॉप पे रहेगा। राइट,
और ये क्यों रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे अभी भी डिपेंडेंट है। जैसे कोल है, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। इवन पेट्रोलियम जो गाड़ियों में यूज़ होता है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जो भी पोल्यूशन यहाँ पर एनवायरनमेंट रिलीज़ किए जा रहे हैं उसको नेट ज़ीरो करना है। कैसे कर सकते हैं हम? या फिर हम कन्वेंशनल ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको छोड़कर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ गए हैं। जैसे कि हमारे इतने समय इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। दिल्ली में बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस चलाए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं और हम शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी पर जो कि रिन्यूएबल हैं। ठीक है, अब हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो ये जो रिपोर्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, मतलब पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, केविन रूड, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर बताया है गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट। इसमें क्या क्या है? नए रिसर्च है, नए पॉलिसीज़ हैं जो कि इस एनर्जी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में मदद कर सकती हैं। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो नए रिसर्च हो रहे हैं, तो ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इससे मूव करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आ सकते हैं, जिसके हेल्प से हमारा नेट ज़ीरो एमिशन में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अर्थगंगा। तो अर्थगंगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार कानपुर में 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पीएम मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को और इन्होंने बताया था कि जो भी प्रोजेक्ट था, पहले नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट था, इसका मिशन था क्लीन द गंगा, मतलब गंगा नदी को क्लीन करना, उसको मूव करके अर्थगंगा की तरफ मूव करना था। अर्थ मतलब कि मनी एक तरीके से इन्वॉल्व होता है, अर्थशास्त्र जानते हैं ना आप, इकोनॉमिक्स, तो ये यहाँ पर इन्वॉल्व होता है अर्थगंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मेन पर्पज़ क्या है। तो मेन पर्पज़ क्या है? लोगों को नदी के द्वारा जो भी इकोनॉमिक ब्रिज है, यहाँ पर एक इकोनॉमिक ब्रिज बनाना लोगों और नदी के बीच में, और जीडीपी में 3% का इजाफा आने वाला है अगर गंगा बेसिन इटसेल्फ से। गंगा बेसिन से कैसे इजाफा आएगा? गंगा बेसिन में बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी पाए जाते हैं, अगर यहाँ इसको क्लीन किया जाए तो इससे बहुत ही अच्छा खासा रिसोर्सेज बन के इकॉनमी में हमारे हेल्प हो सकता है। ठीक है, और अर्थगंगा प्रोजेक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत सारे हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उसके अकॉर्डेंस में ये आता है, मतलब उसको फॉलो करते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के मेन फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, मतलब जो भी वेस्ट वाटर आता है उसको फिर से यूज़ करना, लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर इन्वॉल्व होगी, लोग नदियों में कम कूड़ा फेंकेंगे या फिर गंदगी नहीं मचाएंगे तो उससे भी साफ़ हो सकता है। कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को बढ़ावा देना और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करना ताकि नदी को साफ करने में मदद मिल सके। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, राइट। मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक, नेशनल कैंसर ग्रिड। अब यहाँ पर क्या बताया गया? नेशनल कैंसर ग्रिड जो कि एनसीजी से रिप्रेजेंट करता है, इन्होंने एक क्वेटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी ये इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसको शॉर्टकट है KCDO। किस लिए किया गया है? ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा सके कैंसर केयर, जो भी कैंसर केयर पूरे इंडिया में हो रहा है, कैंसर का इलाज पूरे इंडिया में हर जगह नहीं होता है, इसका एक कुछ हॉस्पिटल्स है जहाँ पर होता है, तो यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कैंसर केयर जो भी पूरे देश में हो रही है उसके सिस्टम को पूरी तरीके से इम्प्रूव किया जाए। KCDO ये एक नया फीचर या फिर नया चीज़ ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, अब हम की हाईलाइट्स की बात करें तो जो KCDO है ये NCG नेशनल कैंसर ग्रिड और नेशनल कैंसर ग्रिड के जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मदद करने वाला है। क्या क्या टेक्नोलॉजीज आएंगी? जैसे कि टेलीमेडिसिन एंड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब फ़ोन से मेडिसिन बता देना और रिमोटली पेशेंट को मॉनिटर करना। इससे क्या होगा? अब हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो मैनेज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत नंबर ऑफ़ लोग जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ सेमी अर्बन एरिया होते हैं या फिर गांव के एरिया होते हैं जहाँ पर लोग या फिर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर इस मेथड से मेडिकेशन आसानी से पहुँचाया जा सकता है। AI असिस्टेड क्लिनिकल डिसीजन। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स अभी क्या करते हैं, अभी धीमे धीमे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो डॉक्टर्स जितना ज़्यादा मशीन का यूज़ करेंगे तो उतना रिलायबल हो गए, उतने अच्छे रिपोर्ट देके उतना अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AI असिस्टेड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सपोर्ट टूल जो है वो भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगला है मोबाइल पेशेंट एंगेजमेंट ऐप। अब पेशेंट और डॉक्टर जो एंगेजमेंट होता है या कह सकते हैं मैनेजमेंट होता है, वो एप्लीकेशन बनाया जाएगा ताकि आसानी से चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके और काम आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स है वो पूरे हॉस्पिटल में फैलाया जाएगा ताकि ट्रैकिंग और बेंच मार्किंग बनाया सके। जैसे क्या होता है कि कुछ हॉस्पिटल में कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, कुछ एक नया बेंचमार्क बना कि कोई कैंसर का पेशेंट बचने वाला नहीं था लेकिन उनकी ट्रीटमेंट अच्छी हुई, उनके फीचर्स इतने थे, इतने फैसिलिटीज़ देख गए कि वो पेशेंट बच गया। अब वो जब बच जाएगा तो उनके क्लिनिकल आउटकम्स जो हैं, जो भी उन्होंने काम किए वहाँ पर जो भी इलाज किया, उसको पूरे चेन में पूरे जगह पे वो फैलाया जाने लगेगा ताकि ये चीज़ें आसानी से आगे बढ़ सके। सो दिस वॉज की पॉइंट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश इन नेशनल कैंसर ग्रिड। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है? तो ये सबसे ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है कैंसर केयर कंटिन्यूम में, यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा।
अब ये टेक्नोलॉजी है जो नेशनल कैंसर ग्रिड हॉस्पिटल हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल हेल्थ, जैसा कि मैंने बताया अभी, जो भी एक जगह पे कुछ अगर अच्छा चीज़ें हो रही हैं डिजिटली, जो भी पॉसिबल है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज़ें बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसके साथ ही ये जो KCDO है ये एकेडमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट लाया जाएगा जो कि कैंसर केयर में मदद होने वाली है। अब हम बात करें नेशनल कैंसर ग्रिड की, तो ये क्या है, तो नेशनल कैंसर ग्रिड एक नेटवर्क है मेजर कैंसर सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेशेंट ग्रुप्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया जो भी कैंसर रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा, इसका काम क्या होता है, तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाता है ताकि पेशेंट का केयर, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कैंसर, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज ट्रेनिंग, एजुकेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या पैटर्न बना देता है जिसके बेसिस से पूरे नेशनल ग्रिड में या फिर पूरे भी जो कैंसर ग्रिड है हर जगह सेम चीज़ फॉलो हो सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी इश्यूज रिलेटेड टू एनी टॉपिक्स इन द वीडियो दैट हैज बीन थॉट ओवर हियर, you can always write down in the comment box. See you next video with new news analysis. Till then, goodbye and thank you for watching.